हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम इरिगेशन इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई की परिभाषा। उसके बाद हमने पढ़ा था नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की आवश्यकता। देन आफ्टर हमने पढ़ा था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के लाभ तथा हानि। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के प्रकार। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम जितना भी इसका बचा हुआ पार्ट है उसको कवर कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे यानी सिंचाई की जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इसमें हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया यानी भारत में सिंचाई के विकास का जो इतिहास है उसको हम जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर यानी सिंचाई के पानी के स्रोत क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से इन 2 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो टोटल ये 7 टेक्निक्स हैं, कोई सी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले हम फ्री फ्लडिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बॉर्डर इरिगेशन, देन आफ्टर चेक इरिगेशन एंड आगे पढ़ेंगे रिज एंड फरो इरिगेशन, उसके बाद बेसिन इरिगेशन, देन आफ्टर स्प्रिंकलर इरिगेशन और इसके बाद पढ़ेंगे ड्रिप इरिगेशन। तो टोटल ये 7 टेक्निक्स हैं। इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इसमें रिज एंड फरो इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बाकी हम 7 को कवर करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर फ्री फ्लडिंग। फ्री मतलब होता है स्वतंत्र और फ्लड मतलब आप सभी जानते हैं, फ्लड मतलब बाढ़ होता है। स्वतंत्र और बाढ़ की तरह से हम स्वतंत्र तरीके से पानी अगर खेत में छोड़ दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम फ्री फ्लडिंग मेथड से इरिगेशन कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है इसमें क्या, इस विधि में खेत के हायर पॉइंट पर पानी छोड़ा जाता है जो कि फ्री अवस्था में बहता हुआ लोअर पॉइंट तक चला जाता है। मतलब हमारा जो खेत है उस खेत में हम जो ऊंचे वाला सिरा होगा खेत का वहाँ पर पानी छोड़ेंगे और वो पानी स्वतंत्र तरीके से बहता हुआ पूरे खेत में चला जाएगा। तो इसे हम कहेंगे फ्री फ्लडिंग, यानी हमने बिना किसी भी गाइडेंस के पानी को खेत में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। ठीक है, अब ये फ्री आपने देखा फ्री फ्लडिंग हम कौन से खेत के लिए फ्री फ्लडिंग ज़्यादा करते हैं। तो आपने देखा होगा ऐसी फसलें हमारी जो जैसे चारा होता है पास्चर, तो पास्चर वाली खेती में हम नॉर्मली फ्री फ्लडिंग कर देते हैं, पानी बस छोड़ देंगे। जो हमारी मेन डिजीज होती है, जो हमारी नाली होती है जहाँ से पानी आ रहा है वाटर सोर्स, वहाँ से खेत में पानी छोड़ देते हैं, पूरा खेत भर जाता है। तो चारा का मतलब यहाँ कहने से ये हो गया कि ऐसी फसलें जिनके जो पौधे होते हैं वो पास पास होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फ्री फ्लडिंग करा देते हैं। और जहाँ पौधे दूर दूर लगे हों वहाँ पर फ्री फ्लडिंग नहीं करते, क्योंकि पानी फिर हमारा वेस्ट हो जाएगा। पौधे काफ़ी दूर दूर हैं तो वहाँ पर फिर बेसिन मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो फ्री फ्लडिंग समझ आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं नोट पॉइंट तरह से कि यह विधि हाई परमेबल सॉइल के लिए सही होती है लेकिन लो परमेबल सॉइल के लिए सही नहीं होती। हाई परमेबल से मतलब क्या है, हाई परमेबल का मतलब है इसकी पारगम्यता अधिक हो, ऐसी मिट्टी जिसकी पारगम्यता अधिक हो। पारगम्यता से मतलब है अगर मिट्टी में से पानी आर पार निकल जा रहा है तो वह ज़्यादा परमेबल है। ठीक है, अब फ्री फ्लडिंग में हम पूरे खेत को बाढ़ की तरह से भर देते हैं, तो अगर परमेबल सॉइल होगी तो पानी को वो सोख लेगी जल्दी से। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए सूटेबल रहेगा। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। इन फ्री फ्लडिंग मेथड यानी फ्री फ्लडिंग मेथड में वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड फ्रॉम फील्ड डिचीज, यानी फील्ड डिचीज से हम क्या करते हैं, पानी को अप्लाई कर देते हैं ज़मीन में यानी लैंड में, जो भी आपकी खेती है उसमें, विदाउट एनी चेक और गाइडेंस टू द फ्लो, यानी हम फ्लो का कोई भी गाइडेंस या चेक यहाँ पर नहीं लगाते, हम नॉर्मली फ्रीली पानी को छोड़ देते हैं। ठीक है, इट इज़ सुटेबल फॉर रोलिंग टेरन, ये रोलिंग टेरन के लिए सुटेबल होता है, एंड फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स फसलें पास पास ग्रो करती हैं, लाइक दैट पास्चर यानी चारा। तो ये फ्री फ्लडिंग के बारे में हो गया। डायग्राम भी आप देख सकते हैं इसका, आपको डायग्राम भी लेके आए हम।
यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये क्या है, ये आपका यहाँ पर वाटर सोर्स है जहाँ से पानी बह करके आ रहा है। जैसे आपके खेत के पास की नाली हो गई, कोई मेन वाली नाली जहाँ से आपके खेत में पानी आएगा। ये आपका खेत है, यहाँ से आपने पानी इसमें खेत में छोड़ रखा है, तो यहाँ से फ्रीली आपने पानी को छोड़ दिया, पूरे खेत में बहकर पहुँच जाएगा। ये बीच में ये जो आपको दिखाई दे रही है मेड़ है, ये क्या है, यहाँ पर मेड़े हैं ये, ठीक है। मेड़ आप सभी जानते होंगे। तो ये फ्री फ्लडिंग का डायग्राम है, इजीली आप समझ पाए होंगे डायग्राम देख करके भी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर इरिगेशन। अब बॉर्डर इरिगेशन क्या होता है, हम इसमें खेत में क्या करेंगे, बॉर्डर बना देंगे। बॉर्डर से मतलब है जैसे हमारा ये बड़ा सा खेत है, ये बड़ा सा खेत है, हम इस खेत को स्ट्रिप में बांट देंगे। स्ट्रिप में कैसे बांट देंगे, बीच में जैसे हमने यहाँ पर एक मेड़ बना दी, हमने यहाँ पर एक मेड़ बना दी, हमने यहाँ मेड़ बना दी, इस तरह से इसको अलग अलग स्ट्रिप में बांट लेते हैं, ठीक है, बॉर्डर बना करके। तो इस मेथड में खेत में बॉर्डर बनाकर इसको छोटे छोटे स्ट्रिप में बांट लेते हैं। स्ट्रिप में बांटते हैं तो ये स्ट्रिप का साइज थोड़ा सा याद रखिएगा। हाइट ऑफ स्ट्रिप रहता है 15 से 30 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ स्ट्रिप रहता है 10 से 20 मीटर, और लेंथ ऑफ स्ट्रिप रहता है 100 से 400 मीटर, ठीक है। जो बड़े बड़े खेत होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, अगर छोटे के खेत होंगे तो उसमें ये बॉर्डर इरिगेशन मेथड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि खेत छोटा है तो उसमें कितनी स्ट्रिप आप बनाएंगे। जो बड़े खेत होंगे उनमें आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं, नीचे लिखा है इसमें, यह मेथड लो परमिएबल सॉइल के लिए सही होता है लेकिन हाई परमिएबल सॉइल के लिए सही नहीं होता, और इसका प्रयोग भी हम रोलिंग ग्राउंड के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्री फ्लडिंग था वो हाई परमेबल सॉइल के लिए सही था, लो के लिए सही नहीं था। ये वाला लो के लिए सही है, हाई परमेबल सॉइल के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बॉर्डर बना करके स्ट्रिप बना लेते हैं। जैसे ये तो हमारा हो गया जो आपका मेन डिच है, जहाँ से पानी आ रहा है, मेन डिच, ठीक है, ये वाला। अब ये आपका खेत है, आपने खेत में क्या किया, पहले तो खेत में ऐसे आपने जगह बना ली जहाँ से पानी आएगा नाली में से। यहाँ जैसे खेत के अंदर छोटी छोटी नालियाँ जैसी बनी हुई हैं, यहाँ पानी आएगा बह करके, और इन पानी को आपने इधर स्ट्रिप में छोड़ दिया। इधर जो आपकी साइड में स्ट्रिप बनी है ये वाली, इन स्ट्रिप में पानी छोड़ देंगे तो आपकी क्यारी कह सकते हैं आप इसे। अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं, क्यारी। गाँव की लैंग्वेज में बोलते हैं ना इसको, खेत में क्यारी बनानी है हमें, जिससे कि जो ऊंची नीची जगह होंगी ना उनमें भी पानी इजीली पहुंच सके। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसको हम क्यारी मेथड भी कह देते हैं। आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा भी है, ये लिखा है इधर क्यारी बनी हुई है, ठीक है। तो इसको क्यारी या चक सिंचाई भी कहते हैं, बॉर्डर इरिगेशन को। समझ लेंगे सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट है हमारा चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग का दूसरा नाम कंटूर फ्लडिंग भी होता है, या फिर कंटूर इरिगेशन कह सकते हैं, सॉरी, चेक फ्लडिंग कह दो या फिर आप कंटूर इरिगेशन कह दो। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम जो खेत है हमारा उसको 5 से 10 सेंटीमीटर के कंटूर इंटरवल में बांट करके फ्लैट लीप्स बना लेते हैं। मतलब इस मेथड में एरिया में 5 से 10 सेंटीमीटर कंटूर इंटरवल पर फ्लैट लीप्स बना लेते हैं और इनको एक चेक लीप से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो मेथड होता है ना, देखने में हमें बिल्कुल बॉर्डर इरिगेशन की तरह लगता है, क्योंकि जब हम इसमें कंटूर इंटरवल पर जो लीप्स बनाते हैं वो मेड़ जैसी बन जाती है, तो हमें लगता है ये बॉर्डर इरिगेशन ही है। लेकिन इसमें जो हम पानी छोड़ते हैं वो फ्री फ्लडिंग की तरह छोड़ते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर इरिगेशन की तरह ये देखने में लगता है, जो हम इसकी सिंचाई करते हैं वो फ्री फ्लडिंग की तरह से करते हैं, ठीक। ये आपका लो एंड हाई दोनों परमेबल सॉइल के लिए ही सुटेबल होता है, ठीक है। यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में क्या कर रखा है, ये एक 5 से 10 सेंटीमीटर के कंटूर इंटरवल पर यहाँ पर इसमें फ्लैट्स बना रखे हैं, लीफ फ्लैट लीप्स बना रखे हैं, ये वाले, ये दिख रहे होंगे आप सबको इस तरह से, ठीक है। ये इसको हम सीढ़ी वाला जो विधि होती है ना, सीढ़ी सिंचाई, वो भी कह देते हैं इसको। बीच में आपका खेत है, इस खेत में पानी छोड़ देंगे आप बिल्कुल फ्रीली, फ्री फ्लडिंग की तरह यहाँ पर इस तरह से। समझ आ रहा है सभी को ये चीज़? तो यहाँ पर नीचे लिखा भी है, सीढ़ी या कंटूर सिंचाई भी इसको हम कह देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट मेथड समझिए। नेक्स्ट है हमारा रिज एंड फरो इरिगेशन। रिज एंड फरो का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा अपने माइंड में, जब भी आप रिज एंड फरो इरिगेशन के बारे में एग्जाम में लिखें तो आप आलू की खेती माइंड में याद रखना। आलू सभी जानते हैं, पोटैटो। तो आपने आलू की खेती होते देखा है, आपने देखा होगा आलू की खेती में हम क्या करते हैं। जैसे मैं डायग्राम एक बार दिखा देता हूँ पहले आपको। जैसे ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ ये डायग्राम जो बन रहा है ना बीच में, ये यहाँ पे आपके पौधे लगे हुए हैं, जैसे गोभी जैसा जो बन रहा है ये वाला, ये पौधे लगे हुए हैं। हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर आप इस डायग्राम पर थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जस्ट, यहाँ देख लीजिए, ये तो हमारा मेन डिच है, ये वाला, ये मेन डिच है, जो नाली मेन है हमारी, जो खेत में आ रही है, जहाँ से पानी आ रहा है, इस तरह से ऐसे पानी आ रहा है। हमने अपने खेत में क्या किया, बीच बीच में मेड़ बना रखी है, ठीक है। जो बीच में हमने मेड़ बना रखी है इसको हम रिज कह देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, जिस पर हमारा ये पौधे लगे हुए हैं, ये मेड़ है, ऊपर को ऊंची सी मेड़। जैसे हम आलू की खेती मैंने आपको बताया था, तो आलू के पौधे इस मेड़ पे लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये मेड़ बनी हुई है आपकी, इधर एक ये हो गई जहाँ पर हम पौधे लगाएंगे।
ये तो क्या हो गया आपके, इनको आप रिज बोल सकते हैं, रिज। समझ आ रहा है सभी को, ये रिज बने हुए हैं, रिज। रिज के बीच में हमारी खाली नाली जैसी बनी होती है साइड में, ये वाली बनी हुई है, जैसे ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, तो ये सब ऐसे नालियाँ इसमें बनी होती हैं, इसको हम फरो कहते हैं, कुंड हिंदी में बोलते हैं फरो, ठीक है। तो रिज और फरो दो चीज़ बना ली, जो मेड़े बनी है, रिज बनी है, इस पर पौधे लगाए जाते हैं, और जो फरो होता है इसमें पानी छोड़े जाता है, ठीक है। तो पानी जो होता है मेड़ पे, मतलब नीचे जो नालियाँ जैसी है ना, उसमें मेड़ में पानी रिस रिस के पहुँचता रहता है अंदर, और पौधों को पानी मिलता रहता है। समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो पोटैटो की जो खेती होती है ना, वो इसी टेक्निक से की जाती है। किस टेक्निक से? रिज एंड फरो इरीगेशन से। अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा इजीली। इस मेथड में पूरे एरिया में रिज एंड फरो बना लिया जाता है। रिज मतलब मेड़, फरो मतलब जो नाली जैसी बनी हुई है वो, ठीक है। रिज की जो हम ऊंचाई रखते हैं वो 8 से 30 सेंटीमीटर तक रखते हैं, और रिज पर फसल उगाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, जबकि फरो में सिंचाई की जाती है, पानी भर देते हैं हम, ठीक है। यह मेथड ऐसी फसलों के लिए उपयोगी होता है जिसकी प्रोडक्टिविटी जड़ों से प्राप्त होती है। अब जड़ से कौन सी खेती होती है? आलू जड़ में ही तो होता है, ठीक है। तो जड़ों से प्रोडक्टिविटी जड़ों से प्राप्त होती है, ऐसी खेती के लिए सुटेबल होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है जेंटल स्लोप प्रीफर्ड, यानी इसमें जेंटल स्लोप हम प्रीफर करते हैं। एग्जाम्पल है इसके, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, गन्ना, ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली जिसे कहते हैं आप, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। पोटैटो का जेई में पूछा गया था एग्जाम में ये, कि जो फरो एंड रिज एंड फरो इरीगेशन होता है, इस मेथड से निम्न में से किसकी खेती की जाती है, और ऑप्शन में पोटैटो था, पोटैटो राइट आंसर था। तो ये जेई में भी आता है इरीगेशन का पार्ट, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्लियर हुआ सभी को ये? अब नेक्स्ट टेक्निक समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी बेसिन। बेसिन इरीगेशन जानते हैं? बेसिन इरीगेशन में जैसे आपने देखा होगा बागवानी हम करते हैं, जैसे आम के पेड़ देखे आपने, बाग लगा होता है, बाग। तो आम के जब हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ बहुत पास पास नहीं होते, थोड़ा दूर दूर रखते हैं। जैसे हमने एक पेड़ यहाँ लगा दिया आम का, दूसरा पेड़ यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया, तो हम आम के पेड़ पे, जैसे पेड़ जो होता है आम का, उसके चारों तरफ गोल गोल सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में बेसिन बना लेते हैं। जैसे यहाँ हमारा आम का पौधा है, सब ध्यान दीजिएगा, मैं डायग्राम कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे हमने पेड़ बनाया कोई, ठीक है, ये पेड़ है हमारा, यहाँ पर ये इसकी जड़ें हैं इधर को, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इस पेड़ के चारों तरफ सर्किल की तरफ गोल गोल ऐसे गमला जैसा बना देते हैं चारों तरफ से ऐसे, ताकि हम इसमें यहाँ पर पानी भर देंगे, यहाँ पर बेसिन में, और इस पौधे को पानी मिल जाएगा, हमारा पानी फालतू वेस्ट नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो हम इसमें जो हमारी जितनी खेती बागवानी वाली होती है ना, वो टोटल बेसिन इरीगेशन से की जाती है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो इसकी थ्योरी एक बार रीड कर लीजिए। लिखा है इसमें क्या, जब खेतों में बागवानी का कार्य किया जा रहा हो, जैसे आम की बागवानी की जा रही हो, तो ये फसल काफ़ी दूरी पर होती है, मतलब आम के पेड़ दूर दूर होते हैं ना, तो ऐसे केस में पूरे एरिया में पानी ना देकर सीधे फसलों तक पानी पहुंचाया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, बेसिन इरीगेशन कहेंगे। बस माइंड में आपको डायग्राम सेट कर लेना, आप इजीली एग्जाम में लिख पाएंगे इसको। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। डायग्राम आप देख लीजिए, जैसे हमने ये बागवानी कर रखी है, ये हमारी मेन डिसीज है, जो मुख्य नाली है वो ये है, यहाँ से पानी आएगा। ये हमारा खेत था, इसमें हमने यहाँ पर एक पौधा लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ये पौधे लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे खेत में ना दे करके पौधे, या तो एक पौधे से दूसरे पौधे को कनेक्ट करते हुए नाली बना दो ऐसे ऐसे, ताकि हम इन नालियों में पानी छोड़ करके एक दूसरे से पौधे तक पहुंचा सकें। समझ पा रहे हैं सभी लोग? लिखा भी यहाँ पर नाली बना दी, और ये सभी पौधों तक पानी जाएगा। पूरा जो बीच का एरिया खाली है ना ये वाला, इस खाली एरिया में पानी देने की आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ पर वाटर की बचत होगी, ठीक है। उम्मीद आपको ये भी समझ आ रहा होगा। तो बेसिन इरीगेशन बागवानी में यूज होता है। फरो एंड जो आपका रिज एंड फरो इरीगेशन था वो आलू की खेती वगैरह हो गई, जो जड़ से जिनकी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट समझ लीजिए। देखिए पेड़ यहाँ दिखा भी रखा है बना करके नीचे, इसको हिंदी में द्रोणी सिंचाई कहते हैं, ठीक, द्रोणी सिंचाई। डायग्राम में हिंदी लिखी है, वहाँ से आप हिंदी में देख सकते हैं। अब स्प्रिंकल नाम से ही पता चल रहा है, स्प्रिंकल मेथड। स्प्रिंकल मतलब बौछार बना करके पानी छोड़ेंगे फसल के ऊपर। अब यहाँ पर रूट में पानी नहीं देते, मतलब जड़ में पानी ना दे करके पेड़ के ऊपर से पानी देते हैं बौछार करके, ठीक है, एक तरह से बारिश की तरह से कह सकते हैं आप। तो इस मेथड में आर्टिफिशियल वर्षा कराई जाती है। आर्टिफिशियल वर्षा से मतलब क्या, जैसे आप डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये ज़मीन है, इसके ऊपर आपने ज़मीन पे सपोज पौधे लगा रखे हैं, पाइप लगा के नोजल के द्वारा पानी ऊपर से छोड़ते हैं, बारिश की तरह से ऐसे पानी गिराएंगे, तो जो भी आपकी यहाँ पर फसल होगी ना, उस फसल के ऊपर डायरेक्ट पानी ऊपर से पहुँचेगा सीधे सीधे, ठीक है। तो पूरे फसल को भिगोता हुआ पानी आएगा आपका। समझ पा रहे हैं? हालांकि ये महंगा होता है बहुत ज़्यादा, स्प्रिंकल जो मेथड होता है ना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें इंतजाम करना पड़ता है, सारी चीज़ें कॉस्टली आती हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसमें पानी के एवोपरेशन के भी चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बाष्पीकृत हो जाता है पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर लॉस
लॉस देखने को मिलते हैं। तो स्प्रिंकल मेथड देख लीजिए, स्प्रिंकल मेथड क्या है। तो इस मेथड में आर्टिफिशियल वर्षा कराई जाती है। इसके लिए पूरे एरिया में परफोरेटेड पाइप बिछा देते हैं जिसमें प्रेशर के द्वारा पानी भेजते हैं, जिससे पानी ऊपर उछलता है और बूंदों में टूट जाता है। मतलब आर्टिफिशियल बारिश होती है। बारिश कैसे होती है, हम इसमें पाइप बिछा देते हैं। पाइप कौन से, परफोरेटेड पाइप, ठीक है। परफोरेटेड पाइप बिछा के उसमें बहुत प्रेशर से पानी भेजते हैं ताकि पानी ऊपर निकलेगा नोजल की हेल्प से और वो बूंदों के रूप में टूट करके नीचे गिरेगा। आपने कई जगह जो बड़े शहर हैं उनमें चौराहों पर देखा होगा ऐसी व्यवस्था। चौराहे पे भी पानी ऐसे बारिश जैसे बूंद बूंद स्प्रिंकल के रूप में गिरता है, कई बार देखा होगा। मतलब ये इरीगेशन से अलग वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं नॉर्मल लाइफ में। मैंने 1-2 चौराहे पर देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, पार्क में देखा होगा 1-2 पार्क में आपने इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम स्प्रिंकल इरीगेशन कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हैं इसके, जैसे इसमें जो सॉइल होती है ना, इसमें सॉइल इरोडेबल होगी, स्टीप स्लोप होगा, सॉइल इज परमेबल एंड नॉन परमेबल, बहुत कंडीशन, दोनों कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं इसको। और एग्जांपल इसका ज्वार है। हालांकि नॉर्मली वैसे ज्वार में जब हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है तो हम नॉर्मली डायरेक्ट हम जैसे हमने ऊपर जो टेक्निक्स पढ़ी थी उन टेक्निक से भी पानी दे सकते हैं अपनी ज्वार की खेती में। बाकी एग्जांपल है इसका वैसे ज्वार की खेती के लिए स्प्रिंकल मेथड यूज होता है। जेईई में पूछा गया एग्जांपल है, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें एग्जांपल्स वगैरह भी इंक्लूड कर रखे हैं जिससे कि फ्यूचर में आप लोगों को ये हेल्प करे, ठीक है। तो ये डायग्राम है इसका, आप देख सकते हैं नीचे पाइप बिछे हुए हैं, पाइप से होता हुआ प्रेशर से पानी आ रहा है, फिर ऊपर नोजल के माध्यम से पानी बाहर गिर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब अगला टेक्निक समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां है ड्रिप इरीगेशन। लास्ट क्या है, ड्रिप इरीगेशन। नाम से ही पता चल रहा है ड्रिप इरीगेशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पानी जड़ को पहुंचा देंगे, रूट जोन में सीधे पानी पहुंचाएंगे पाइप बिछा करके, ठीक है। तो इस मेथड में सीधे पौधों के रूट जोन में पानी पहुंचाया जाता है। रूट जोन का मतलब जड़ में पानी पहुंचाएंगे डायरेक्ट आप। अब जड़ में पानी कैसे पहुंचाएंगे, तो पाइप बिछा देंगे। इसके लिए पौधे के रूट जोन में ओपन जॉइंट पाइप बिछा देते हैं। जैसे केले की खेती, शायद आप किसी ने देखी हो केले की खेती होते हुए। तो केले की खेती में क्या करते हैं, बहुत सारे पाइप बिछे होते हैं पूरे खेत के अंदर और डायरेक्ट रूट जोन में पानी पहुंच जाता है, ठीक है। बनाना की जो खेती करते हैं। आगे लिखा है ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरीगेशन। ये पूछा गया क्वेश्चन है जेईई में, ट्रिकल इरीगेशन किसे कहते हैं, तो जो ड्रिप इरीगेशन होता है उसी को ट्रिकल इरीगेशन भी कहते हैं। इसमें एवोपरेशन लॉस बहुत कम होते हैं, मतलब पानी जो होता है बाष्पीकृत नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट जड़ में पानी पहुंचा रहा है तो बाष्पीकृत हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। वाटर वेस्टेज लेस, यानी पानी का वेस्ट भी कम होता है, इसमें पानी बहुत कम वेस्ट होता है। तो ड्रिप मेथड काफ़ी अच्छा है। आगे वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी इज वेरी हाई। वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी आपको आगे पढ़ाएंगे तो वो इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। आगे नोट पॉइंट लिखा है स्प्रिंकल एंड ड्रिप मेथड का उपयोग उसी परिस्थिति में करते हैं जब पानी का कॉस्ट काफ़ी हाई हो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये स्प्रिंकल और ड्रिप मेथड जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इसमें पाइप वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें बिछानी होती हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये आपकी टेक्निक्स हो गई टोटल कवर। अब आगे जो 2 टॉपिक और हैं उनको और एक बार समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा भारत में सिंचाई का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो ये एक तरह से हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब आप इसे स्टोरी की तरह से पढ़ लेना कि भारत में जो सिंचाई है उसका विकास कैसे हुआ, कब शुरुआत हुई सिंचाई की, कैसे कैसे उन्नति की, भारत में सिंचाई की उन्नति कैसे हुई, मतलब कैसे विकास हुआ, पुराने टाइम में सिंचाई कैसे होती थी, अब कैसे सिंचाई हो रही है। तो इसको एक बार ही आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, कर सकते हैं एज ए स्टोरी, काफ़ी बड़ी स्टोरी टाइप से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये है। आगे लास्ट टॉपिक है हमारा सिंचाई जल के स्रोत, यानी पानी जो हमें सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी ऊपर की जो कहानी है इसको आप खुद पढ़िएगा, मैं आपको नीचे यहाँ से जो मेन पॉइंट है इसके वो समझा रहा हूँ आपको कौन कौन से स्रोत हैं। टोटल ये 5 स्रोत हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सिंचाई जल के स्रोत निम्न है। एग्जाम में भी आप इन 5 स्रोत को लिखाइएगा, बाकी आपको एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये PDF आपको देंगे हम, ये PDF आपको टेलीग्राम पर या फिर जीटेक पॉली के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। जीटेक पॉली नाम से ही है, प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो ऐप मिल जाएगा आपको, एंड अगर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे जीटेक पॉली तब भी आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्रोत क्या है, पानी जो हमारा खेती में पानी यूज हो रहा है वो ज़्यादातर पानी कहाँ से आ रहा है, वर्षा जो सीधे खेतों पर पड़ती है, एक तो स्रोत ये हो गया। मतलब कई बार क्या होता है हमारी फसल को आवश्यकता है पानी की और तभी बारिश हो गई तो वो एज ए सिंचाई यूज हो जाएगा पानी, समझ पा रहे हैं। तो वर्षा हो गया पहला स्रोत। तो दूसरा स्रोत सुनिए, प्राकृतिक झीलें, जलकुंड, तालाब, पोखर इत्यादि, क्योंकि ये क्षेत्र में भूतल से नीचे स्थित है, अतः इनसे पानी खींचकर निकाला जा सकता है। खींचकर कैसे निकाल लेंगे, पाइप लगा के निकाल देते हैं, ठीक है, पानी को। तो ये भी एक तरह से प्राकृतिक स्रोत हो गए, ठीक।
अगला है हमारा नदी नालों तथा इन पर बनाए गए जलाशयों, रिजर्वॉयर से भी हम पानी निकाल के खेत को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, अगला सोर्स है पानी का, जहाँ से हमें पानी उपलब्ध हो सकता है, नहर तो बहुत बड़ा स्रोत है खेती के लिए। नहरें जो नदियों, तालाबों, झीलों से निकाली जाती हैं। नहरों से पानी गुरुत्व बल से बहता हुआ खेतों तक आता है। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, जिसमें मैं आपको सरफेस इरिगेशन पढ़ा रहा था। ठीक है, अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें 5वां पॉइंट, कुएं तथा नलकूपों से। कुएं से भी हम पानी निकाल लेते हैं, कुएं तथा नलकूपों से जिनके द्वारा भौमजल ऊपर खींच लिया जाता है। कुआं जो होता है, हम कुआं खोद के पानी, जमीन के अंदर पानी होता है ना, उसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, नलकूप यानी ट्यूबवेल हो गए, ट्यूबवेल के माध्यम से भी तो हम खेती करते हैं। ठीक है, समुद्र का पानी अत्यधिक खारा होता है, यह इस रूप में सिंचाई के काम नहीं आता। ध्यान रखिएगा, समुद्र का पानी हम डायरेक्टली यूज नहीं करते खेती के लिए। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स थे पहले चैप्टर के। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। बस इतना ही था इस चैप्टर में। तो ये 2 PDF हो गए आपके पास। हालांकि कल मैंने टेक्निक्स वाला जो टॉपिक्स था वो भी कल के PDF में दे दिया था, बट उसमें डायग्राम नहीं थे शामिल। तो आप ये PDF भी डाउनलोड कर लेना, चूँकि इसमें डायग्राम है, सभी टेक्निक्स के डायग्राम, जिससे कि आपको इनको समझने में आसानी हो सके। तो ये PDF आपको टेलीग्राम या ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम 2nd चैप्टर पढ़ेंगे अपना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने और भी दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।